जय हिंद। स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी एक तो प्रो चेंजेस और नो चेंजेस के फंडामेंटल डिफरेंस के बारे में, और फाइनली हमने देखा था कि कांग्रेस का बेलगांव सेशन हुआ। 1924 में ये सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे गांधी। कांग्रेस के इस बेलगांव सेशन में डिसाइड किया गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से स्वराजिस्ट के प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक तो स्वराजिस्ट के अचीवमेंट्स के बारे में, या फिर ये कहें कि काउंसिल पार्टिसिपेशन के दौरान स्वराजिस्ट ने क्या कामकाज किया, उस कामकाज के बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा हम बात करेंगे स्वराजिस्ट के ड्रॉबैक्स के बारे में, इनकी कमियों के बारे में। और तीसरा हम देखेंगे कि इस फेज के दौरान नो चेंजेस ने क्या कंस्ट्रक्टिव कामकाज किया और इनके कंस्ट्रक्टिव कामकाज का क्रिटिसिज्म क्या है। इस सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। ये तो अपन जानते हैं कि जब इनिशियली स्वराजिस्ट काउंसिल में एंटर करेंगे तो खूब जोर शोर के साथ में अपने काम को इम्प्लीमेंट करेंगे और एग्जैक्टली वही करेंगे जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, जो इन्होंने कहा था। जैसे काउंसिल के कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये देखने को मिलेगा कि स्वराजिस्ट लीडर्स की जो पोजीशन है वो कमज़ोर होने लगेगी, वो वीकन होने लगेगी। और इनकी पोजीशन वीकन होने के पीछे के रीजंस क्या थे। एक तो इसी फेज के दौरान कई सारे कम्युनल राइट्स देखने को मिले। इन कम्युनल राइट्स के बारे में अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हमें ये समझ में आता है कि हमारे कंट्री में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कम्युनल राइट्स के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएगी? बट ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लीडरशिप को जिम्मेदार ठहराएगी। और लीडरशिप किसके हाथ में? स्वराजिस्ट लीडर्स के हाथ में है। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मौका ढूंढ रही थी कि किसी भी तरीके से स्वराजिस्ट को ब्लेम किया जाए, इनकी पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, और मौका मिल गया जब कम्युनल राइट्स हुए। दूसरा, विद इन दी स्वराजिस्ट एक डिवीजन देखने को मिलेगा, एक स्प्लिट देखने को मिलेगा। विद इन दी स्वराजिस्ट एक ग्रुप इमर्ज होगा जिनको बुलाया जाएगा रिस्पॉन्सिविस्ट। ये रिस्पॉन्सिविस्ट कौन थे, इनका आइडिया क्या था, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन इस स्प्लिट की वजह से, इस डिवीजन की वजह से भी स्वराजिस्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी कमज़ोर होगी। तीसरा, गवर्नमेंट खुद भी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से स्वराजिस्ट को डिवाइड किया जाए। जैसे विद इन दी स्वराजिस्ट हिंदू और मुस्लिम्स के लाइन पे स्वराजिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी सरकार। विद इन दी स्वराजिस्ट मॉडरेट लीडर्स और मिलिटेंट लीडर्स के लाइंस पे स्वराजिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी सरकार। लेकिन जो बड़ा रीज़न रहा वो था डेथ ऑफ सीआर दास इन 1925। सीआर दास जो कि इस स्वराजिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश करेंगे, सीआर दास जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, ही पास्ड अवे इन 1925। वो लीडर जो कि इस पूरी स्वराजिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे, जो कि इन स्वराजिस्ट को लीड कर रहे थे, ही विल पास अवे इन 1925। और इनके जाने के बाद ये जो स्वराजिस्ट की पोजीशन है ये बेहद कमज़ोर हो जाएगी। रीजंस क्या रहे कमज़ोर होने के पीछे? कम्युनल राइट्स। विद इन दी स्वराजिस्ट एक डिवीजन क्रिएट हो गया और विद इन दी स्वराजिस्ट एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको बुलाया जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप था इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर। और ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप इसको लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर। और रिस्पॉन्सिविस्ट लीडर्स का आइडिया क्या था? बेसिकली रिस्पॉन्सिविस्ट ये कह रहे थे कि हमें गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ में मिल के काम करना चाहिए, हमें हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। और इनका आर्ग्यूमेंट भी कुछ हद तक सही है, बिकॉज ये वो दौर है जब मुस्लिम लीग बढ़ चढ़ के मुस्लिम्स के लिए कामकाज कर रही है। ये वो दौर है जब गवर्नमेंट बहुत सारे फेवर्स दे रही है मुस्लिम्स को, जैसे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इस बैकड्रॉप में विद इन दी स्वराजिस्ट एक ग्रुप इमर्ज हुआ है जिसको बुलाया जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट। और ये ग्रुप कह रहा है कि हमें हिंदूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, सरकार के साथ में मिल के काम करना चाहिए। मिल के काम करेंगे तो हो सकता है सरकार हिंदूज के लिए भी कुछ फेवर्स दे, कुछ फायदे के कामकाज करे। और इस रिस्पॉन्सिविस्ट के ग्रुप्स को लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर। अच्छा, जब स्वराजिस्ट को ये समझ में आ गया कि उनकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, तो फाइनली स्वराजिस्ट की जो मेन लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया कि हम एक बार फिर से मास सिविल डिसोबीडियंस में अपने फेथ को रिस्टोर करेंगे। हम एक बार फिर से मास सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयारी करेंगे। हम एक बार फिर से गांधी जी का जो रास्ता है उस पर चलेंगे, गांधी जी के साथ मिलकर चलेंगे। इनफैक्ट ये जो स्वराजिस्ट की मेन लीडरशिप है
ये लेजिस्लेचर से विड्रॉ कर लेगी इन मार्च 1926। मतलब एक बार फिर से ये जो स्वराजिस्ट की मेन लीडरशिप है वो बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को सपोर्ट करेगी, वो गांधी जी को सपोर्ट करेगी। लेकिन हाँ, मेन लीडरशिप ने तो अग्री कर लिया कि हम वापस से कांग्रेस में आ रहे हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ स्वराजिस्ट ऐसे थे, एक छोटा सेक्शन स्वराजिस्ट का ऐसा था जो कि अभी भी इस बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के फेवर में नहीं थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा जो कि हुआ था 1926 में, लेकिन 1926 के इस इलेक्शन में दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। इनफैक्ट कुछ जगह पे तो इनकी जमानत जब्त हो गई, ऐसी स्थिति हो गई थी, बिकॉज ये मेन लीडरशिप भी नहीं थी, ये उस टाइम के मेन लीडर्स भी नहीं थे, छोटा सा सेक्शन था स्वराजिस्ट का। ये अपने दम पे कोशिश कर रहा था कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे और जीतेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर फाइनली कांग्रेस का एक सेशन होगा, लाहौर सेशन 1930 में होगा। इस लाहौर सेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस सेशन में पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। इस सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रोग्राम को अप्रूव किया जाएगा। इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन जो स्वराजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई इस लाहौर सेशन में, वो क्या हुई? ये जो सेक्शन ऑफ स्वराजिस्ट था जिसने 1926 का इलेक्शन लड़ा, ये स्वराजिस्ट वॉक अवे कर जाएंगे कांग्रेस से अलग चले जाएंगे। छोटा सा सेक्शन है, ये बाहर चला जाएगा, बट ये जो मेन लीडरशिप है ये तो पहले ही कांग्रेस के साथ में जुड़ चुकी थी, वापस से कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करने लग गई थी। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने बात ये की कि धीरे धीरे स्वराजिस्ट की जो पोजीशन है वो कमज़ोर होगी। और कमज़ोर क्यों होगी? बिकॉज कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, बिकॉज स्वराजिस्ट के बीच में एक डिवीजन क्रिएट हो गया है, एक स्प्लिट क्रिएट हो गया है और एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ है जिसको बुलाया जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट। सरकार भी स्वराजिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक जो बड़ा रीज़न है वो है डेथ ऑफ सीआर दास इन 1925। ये जो रिस्पॉन्सिविस्ट हैं इनको लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर। और ये रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप क्या कह रहा था कि हमें सरकार के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए और हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। और देखो अगर आपको पूरी कहानी समझ में आई तो कहानी क्या है? हमने कहानी शुरू करी थी बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से। गांधी जी ने कहा कि हम एनसीएम के तहत बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करेंगे। इसको इंप्लीमेंट किया गया। जब एनसीएम को विड्रॉ कर लिया गया तो इसी बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पर डिफरेंसेस क्रिएट हुए और दो ग्रुप्स इमर्ज हुए। एक को बुलाया गया प्रो चेंजर और दूसरे को बुलाया गया नो चेंजर। यही जो प्रो चेंजर्स हैं ये कहलाएंगे स्वराजिस्ट। ये स्वराजिस्ट जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और नो चेंजर्स अभी भी बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को सपोर्ट करेंगे। और फिर आगे चल के इन्हीं स्वराजिस्ट में, इन्हीं प्रो चेंजर्स में एक और डिवीजन क्रिएट होगा और एक ग्रुप इमर्ज होगा जिसको बुलाया जाएगा रिस्पॉन्सिविस्ट। ये जो प्रो चेंजर्स हैं वो क्या कह रहे थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जा रहे हैं गवर्नमेंट के कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। बट अब इन प्रो चेंजर्स में एक ग्रुप इमर्ज हुआ है जो कि है रिस्पॉन्सिविस्ट। वो ये कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम के साथ में, हमें गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, हमें हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूरी चीज शुरू हुई और कहां तक पहुंच गए हैं? गवर्नमेंट कोऑपरेशन तक। हालांकि बाद में ये भी देखने को मिलेगा कि वापस से ये जितने भी स्वराजिस्ट हैं इसकी मेन लीडरशिप को ये रियलाइज होगा कि भाई जो गांधी जी का प्रोग्राम था वो ठीक था और ये अल्टीमेटली फिर से बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल करेंगे और मार्च 1926 में लेजिस्लेचर से विड्रॉ कर लेंगे। एक छोटा सा सेक्शन है जो विड्रॉ नहीं करेगा, वो इलेक्शंस को लड़ेगा लेकिन अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाएगा। अब सवाल आता है कि जितने भी स्वराजिस्ट थे इनके अचीवमेंट्स क्या थे, इन्होंने काउंसिल में रहते हुए क्या कामकाज किया। देखो स्वराजिस्ट ने अपने दम पे और अपने कोएलिशन पार्टनर्स के दम पे सरकार को कई मौकों पे वोट आउट किया। बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे बजटरी ग्रांट्स हैं, जैसे कई बार सरकार के अगेंस्ट में एडजॉर्नमेंट मोशंस को पास किया गया। मतलब बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे ऐसे मौके थे जब इन स्वराजिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट के काम को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसको वोट आउट किया। दूसरा, इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, इन्होंने सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड की, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड करी। हाउस के फ्लोर पे खड़े होके इन्होंने स्पीचेस दी और बोला कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, विट्ठल भाई पटेल,
he became the first Indian who was elected as a Speaker of Central Legislative Assembly in 1925। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो पहले इंडियन इलेक्टेड स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, कब? 1925 में। इनफैक्ट सरकार लेकर आई थी एक पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928, इसको भी वोट आउट किया, इसको भी डिफीट किया इन स्वराजिस्ट लोगों ने। बेसिकली ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल था ये लाया गया था टू डिपोर्ट अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेनर्स। बेसिकली ये वो दौर है जब सोशलिज्म की बातचीत हो रही है, जब कम्युनिज्म की बातचीत हो रही है। एक कॉमिंटर्न नाम का इंटरनेशनल मीटिंग होगा, ये जो कॉमिंटर्न है ये होगा मॉस्को में 1919 में, और इसका आइडिया था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को स्प्रेड किया जाएगा। तो बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो सोशलिज्म के आइडिया के साथ में, वो कम्युनिज्म के आइडिया के साथ में इंडिया में आएंगे इसको स्प्रेड करने के लिए। इन फॉरेनर्स को बाहर निकालने के लिए सरकार लेकर आएगी पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928। लेकिन ये जो अपने स्वराजिस्ट लोग हैं ये इस बिल को डिफीट कर देंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। और जो इनका बड़ा रोल था हमारे नेशनल मूवमेंट में, जो पैसिव फेज चल रहा था गांधी जी के अरेस्ट के बाद में, या जब गांधी जी छूट भी गए थे तो भी 2-4 साल तक, 5 साल तक पैसिव फेज चला, ट्रांजिशन फेज चला। उस ट्रांजिशन फेज में हमारे नेशनल मूवमेंट, हमारी जो मासेज हैं उनको स्ट्रेंथ देने का काम, उनको एनर्जी देने का काम किसने किया? इन स्वराजिस्ट ने किया। जब मासेस देखते थे कि स्वराजिस्ट जो हैं वो काउंसिल में हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं तो उनको लगता था कि चलो अभी भी लड़ाई चल रही है। तो अचीवमेंट्स भी हैं इनके। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो इलेक्टेड स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, कब? 1925 में। और बाकी चीज़ें अपने को समझ में आ रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। तो अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। अपन 1000 सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं तो शेयर कर दो, थोड़ा बेनिफिट होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अचीवमेंट्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया। फिर अचीवमेंट्स में इनका अचीवमेंट एक ये भी है कि ये जो मॉन्टफोर्ड स्कीम थी इसकी हॉलोनेस, इसकी कमियों को भी स्वराजिस्ट लीडर्स ने एक्सपोज किया। और बेसिकली एक तरीके से स्वराजिस्ट लीडर्स ने ये दिखाया कि काउंसिल्स को भी यूज़ किया जा सकता है अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपने प्रोटेस्ट को सामने रखने के लिए। बट कुछ कमियां रह गई, कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। एक तो स्वराजिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो ये मिलिटेंसी वाला काम कर रहे थे, या फिर ये कहें कि जो लड़ाई लड़ रहे थे ये काउंसिल में खड़े होके, काउंसिल के अंदर ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, ये जो सरकार को चैलेंज कर रहे थे, उसको ये मास स्ट्रगल के साथ में जोड़ नहीं पाए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए। अगर कोई भी लीडर या कोई भी पार्टी लोगों तक अपने स्ट्रगल को नहीं पहुंचा पा रही है तो उसके सक्सेस के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। और यही हुआ स्वराजिस्ट पार्टी के साथ में। दूसरा, इनकी स्ट्रेटजी थी कि हम सरकार को कामकाज नहीं करने देंगे, उसके कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्ट करने की स्ट्रेटजी है इसकी अपनी लिमिटेशन है। आप काउंसिल में, आप हाउस में खड़े होकर कितने कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो? बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो, उसकी अपनी लिमिटेशन है। बिकॉज लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से आपको चलना है। फिर दे कुड नॉट कैरी ऑन देयर कोएलिशन पार्टनर्स वेरी फार। इनके अपने जो सपोर्टर्स थे उन सपोर्टर्स को भी ये एक साथ ले जाके नहीं चल पाए। इनफैक्ट विद इन दी स्वराजिस्ट ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, एक रिस्पॉन्सिविस्ट हैं, एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी पोजीशन कमज़ोर होगी। बहुत सारे स्वराजिस्ट ऐसे थे जो कि पॉलिटिकल लीडर होने के, जो कि काउंसिल के मेंबर होने के जो पर्क्स मिल रहे थे, जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे, उनको रजिस्टर नहीं कर पाए। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो कि ये कहने लग गए कि हमें गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। और फिर फाइनली बंगाल में एक पीजेंट्स रिलेटेड इश्यू हुआ, और ये जो पीजेंट रिलेटेड इश्यू हुआ बंगाल में, इसको स्वराजिस्ट लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया। और ये जो ज़्यादातर पीजेंट्स थे ये मुस्लिम्स हुआ करते थे, तो इसकी वजह से जो इनको मुस्लिम सपोर्ट मिलता था, जो इन पीजेंट्स के कॉज को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम लीडर्स थे, उनका सपोर्ट इन स्वराजिस्ट से दूर चला गया। बेसिक अगर अपन सिंपल कहें तो एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, मासेस तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्ट करने की अपनी लिमिटेशंस हैं। तीसरा, अपने कोएलिशन पार्टनर्स को एक साथ लेकर नहीं चल पाए। विद इन दी स्वराजिस्ट एक डिवीजन क्रिएट हो गया। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो काउंसिल के मेंबर्स होने के जो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको रजिस्ट नहीं कर पाए।
और तीसरा, इनको जो मुस्लिम सपोर्ट मिल रहा था वो भी कुछ हद तक पीछे हट गया, बिकॉज इन्होंने बंगाल में जो पीजेंट्स के साथ में गलत हो रहा था उस कॉज को सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, ये तो बात हो गई स्वराजिस्ट लीडर्स के बारे में, स्वराजिस्ट पार्टी के बारे में, प्रो चेंजेस के बारे में। एक ग्रुप और इमर्ज हुआ था, नो चेंजेस। इन नो चेंजेस ने इस फेज के दौरान क्या कंस्ट्रक्टिव कामकाज किया? नो चेंजेस ने बहुत सारे आश्रम्स को इस्टेब्लिश किया, और ये जो आश्रम्स थे इनमें यंग मैन और विमेन जो हैं वो ट्राइबल्स के साथ में, वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे थे। वो ट्राइबल्स के और लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए कामकाज कर रहे थे। स्पेशली ये जो आश्रम्स हैं ये इस्टेब्लिश किए गए खेड़ा में, ये इस्टेब्लिश किए गए बारडोली गुजरात में। ये जितने भी आश्रम थे, इनमें जितने भी लोग थे वो चरखा को पॉपुलराइज करने के लिए काम कर रहे थे, वो खादी को पॉपुलराइज करने के लिए काम कर रहे थे। ये जितने भी नो चेंजेस थे, इन्होंने नेशनल स्कूल्स को, नेशनल कॉलेजेस को सेटअप करने की शुरुआत करी, उनको पॉपुलराइज करने की शुरुआत करी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काम किया, फॉरेन क्लोथ्स और जो फॉरेन लिक्वर होती थी उसको बॉयकॉट करते रहे ये लोग कॉन्स्टेंटली। जहाँ भी फ्लड वगैरह आती थी वहाँ पे रिलीफ का कामकाज करते थे ये नो चेंजेस। और यही जो कंस्ट्रक्टिव काम है, इस कंस्ट्रक्टिव काम की वजह से जो वर्कर्स तैयार होंगे वो आगे चल के हमारे सिविल डिसोबीडियंस की बैकबोन बनेंगे, हमारे सिविल डिसोबीडियंस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली ये लोग पॉलिटिक्स से अलग होके हमारे नेशनल लेवल पे लोगों को तैयार कर रहे थे, उनमें जो भी सोशल इविल्स थे उनको रिमूव करने के लिए काम कर रहे थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके काम का भी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म क्या है कि हाँ साहब, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्कूल्स बनाए, इन्होंने कॉलेजेस बनाए, लेकिन इस नेशनल एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ अर्बन क्लास की लोअर मिडिल क्लास को हुआ और रिच पीजेंट्स को हुआ। जो गरीब तबके का आदमी था, जो अनटचेबल कहा जाने वाला आदमी था, उसको इसका फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी वहीं थे जहाँ वो पहले हुआ करते थे, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो नेशनल एजुकेशन का सिस्टम था, इसको सरकार की कोई रिकॉग्निशन नहीं थी। अगर किसी को ऑफिशियल डिग्री चाहिए, अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसको सरकारी डिग्री चाहिए। और सरकारी डिग्री कहाँ से आएगी? वो आएगी गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाके, बिकॉज इन नेशनल स्कूल्स के पास में कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई पावर नहीं है डिग्री इशू करने का, और डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो अपने आप में लिमिटेशन थी। और कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वापस से ऑफिशियल स्कूल्स में जाने लगे, वो वापस से ऑफिशियल कॉलेजेस में जाने लगे। तो एक दिक्कत ये थी कि कितने भी नेशनल स्कूल्स बना लो, लेकिन जब उनकी डिग्री कोई काम की नहीं है, जब उनकी वजह से नौकरी ही नहीं मिलेगी, तो बच्चा कितने टाइम तक इस नेशनल एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है? वो वापस जाएगा ऑफिशियल स्कूल्स में, वो वापस जाएगा ऑफिशियल कॉलेज में, जो कि हुआ भी। हम फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे थे, खादी को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन खादी बहुत कॉस्टली थी, बहुत महंगी पड़ती थी। जो मशीन से बना हुआ इम्पोर्टेड क्लोथ था वो बेहद सस्ता पड़ता था। और ऐसी कंट्री जिसमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे इतने कॉस्टली खादी को पहनना अपने आप में चैलेंज था। ये जितने भी नो चेंजेस थे, ये अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन जो उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम होना चाहिए, जो उनके इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे, उनके लिए कोई भी कामकाज नहीं किया जा रहा था। बिकॉज अगर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे, और उतना पोटेंशियल था नहीं नो चेंजेस के पास में, बिकॉज वो भी बेचारे लीडर्स थे। मतलब ये जितने भी लैंडलेस और एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, ये ज़्यादातर अनटचेबल्स वाली कैटेगरी में आते थे, गरीब लोग हुआ करते थे। इनके अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन इनके इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए आप कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहे हो, तो ये भी अपने आप में लिमिटेशन थी। हालांकि अपन ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप है स्वराजिस्ट, एक ग्रुप है नो चेंजेस। इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से काम किया, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करने के बावजूद भी ये एक दूसरे के साथ में बना के रखेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी यूनाइट होकर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे। और फिर इवेंचुअली तो अपन देखेंगे कि ये जो स्वराजिस्ट हैं, इसकी जो मेन लीडरशिप है वो वापस से कांग्रेस में आके मिल जाएगी, और पूरी तरीके से ये जो नो चेंजेस का प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करेगी, पूरी तरीके से गांधी जी का जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करेगी। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। बेहद ईजी सेशन था। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो पता नहीं, आई डोंट नो कैसा डिलीवर हुआ है, होपफुली अच्छा हुआ होगा, बट हाँ समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।